बिहार का चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और वहाँ पे वोट चोरी का ऑपोजिशन का एक अभियान चल रहा है और एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। और आपने सरकार बनाई है उसके ऊपर हमने सब वोट चोरी करके सरकार बनाई है। विपक्ष कह रहे थे, संजय राउत जी कह रहे थे उस दिन कि शिंदे साहब सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलनकर्ताओं को। अरे वो संजय राउत तो जागते उठते सोते मैं ही दिखता हूँ, उसको क्या करना है, उसको क्या करनी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ। वो तो क्या है, हमारे मोदी जी को गाली देता है, उधर सामना में लिखता है, छापता है मोदी जी के खिलाफ, अमित भाई के खिलाफ, और ये इधर यहाँ के लोगों के लिए अच्छा बात करता है। तो अभी मैं क्या बोलूँ। आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था, नहीं किया था, वो हमें नहीं पता। डेप्यूटी सीएम होने के बाद क्या बीजेपी आपको साइडलाइन कर रही है? कैसा आपको लगता है, कैसा? So friends, today we have with us Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde ji, and he has very well defined his role as the CM dedicated to common man. चलो ठीक है, आप Shinde Sahab is a very grassroots leader. He's risen from a rank, from working at the grassroots and always with the people, and always if you go to his cabin, there's always like thousands and thousands of people. तो सर हम आपको सबसे पहले ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी जो स्टार्ट करते हैं मराठा से, हाँ बिल्कुल, आपके आने के बाद जो भी समस्या है मराठा रिजर्वेशन की वो हल हो जाएगी। पर अभी हाल ही में जो देखा हमने कि जरांगे पाटिल यहाँ आए और 5 दिन उन्होंने मुंबई को बिल्कुल होस्टेज बना के रख दिया है। तो आप कैसे देखते हैं ये सब? और देखिए, अभी तो जरांगे पाटिल का आंदोलन ख़त्म हो गया है और मुंबई में मुंबई करो के भी थोड़ी तकलीफ भी हुई, ट्रैफिक और ये तो, लेकिन सरकार ने भी, हमारे महायुति सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं अजीत दादा, हम लोगों ने तुरंत कई लोगों से बातचीत की जो एक्सपर्ट्स हैं कानून के, एडवोकेट जनरल, ये सभी लोगों से, हमारी सब कमेटी भी थी और जो भी उनकी मांग थी, सभी मांगे तो पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून के दायरे में जो भी हम करेंगे होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए और कानून में वो प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। इसलिए जो हैदराबाद गैजेट वाली बात थी वो हम लोगों ने की, उसका जीआर निकाला है और उस जीआर के वजह से कुनबी प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो उनको मिलेंगे और हैदराबाद गैजेट में उनका कहना है कि ये जो मराठवाड़ा के लोग थे वो सब ओबीसी में जाएंगे गैजेट की वजह से। तो वैसा नहीं होता है, उसमें भी कुछ परसेंटेज था गैजेट में और वहाँ उस हैदराबाद गैजेट में कापू और कुनबी ऐसे दो जाति की रजिस्ट्री थी। तो कुनबी जो किसान होता है, खेती करता है, वो कुनबी मीन्स वहाँ कापू कहते हैं। अभी जो जिसके पास कुनबी प्रमाण पत्र हो, गांव में हो या उनके पुरखों के पास हो या और के कोई रिश्तेदार हैं उनके पास हो, तो उसका आधार पर उनको एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो है बहुत ही निचले स्तर पर की है, गांव लेवल पे, तलाठी लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे, तो वो उसकी जांच करेंगे और उसको कुनबी प्रमाण पत्र देंगे, ऐसा जीआर में है। अभी वो जीआर उनको दिया है, अभी वो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग जैसे पिछली बार जब देखा हमने 2024 में, तो जब जरांगे पाटिल का प्रोटेस्ट था वो आपने नवी मुंबई में ही रोक दिया था। इस बार वही सरकार है, वही प्लेयर्स हैं, वही लीडर्स हैं, फिर भी इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप लोग उनको वहाँ या तो बैक चैनल डायलॉग नहीं कर पाए, उनको एकदम
मुंबई के एकदम हार्ट ऑफ साउथ मुंबई में लाया और इतना केओस हो गया है यहाँ पे। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन आज़ाद मैदान में जो आंदोलन आते हैं आज़ाद मैदान में बैठते। अभी वैसा ही लगा कि वो आएंगे यहाँ पर आज़ाद मैदान में अनशन करेंगे और जो भी है चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद हल निकल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए और थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन अभी मामला निपट गया है। पर इसे आप सर इसे या तो पॉलिटिकल फेलियर कहोगे आप, या इस पे इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ पुलिस कहेंगे आप, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मुंबई कर अपने घर में बंदिश पहली बार हुए हैं। इतने मैंने हमने भी इतने आंदोलन कवर किए हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि मुंबई कर खुद डर के अपने घरों में है और जो आंदोलन करता है वो सारे शहर में घूम रहे हैं। क्या है, उसको पिछले समय में वासी में वो आया था, वहाँ पर उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन के आधार पर उनका समाधान भी हुआ था और कुछ चीज़ें नोटिफिकेशन के बाद में हमने की भी। उसके जो जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन किया, फॉर्म किया हमने, और मैं तब मुख्यमंत्री था। और उसके बाद जो मराठा समाज को जो ओबीसी का कम नहीं करते हुए 10% आरक्षण हमने दिया, तो जो उसको नोटिफिकेशन दिया था उसके बाद में कुछ चीज़ें, कुछ निर्णय सरकार ने लिया और वो वहाँ से चले गया। अब उसको मुंबई में आना था और उसको मुंबई में आकर ऐसा लगा कि ठीक है आएगा और हम लोग चर्चा करने के बाद, डायलॉग होने के बाद वापस चले जाएगा। थोड़ा ज़रूर मुंबई वासियों को तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा है कि उनकी तकलीफ हुई, लेकिन अभी दोबारा ऐसा कुछ होना नहीं है। तो ये आपके बीच का जो डायलॉग है ना, जरंगे जी के साथ विखे पाटिल ने डायलॉग किया, समस्या का हल निकल गया लास्ट में, ठीक है, पर ये तीनों में जो डायलॉग होना चाहिए था, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने, वो इस इशू पे कभी भी दिखाई नहीं दिया। वो आखिरी के दिन दिखाई दिया, 2 दिन नहीं। पर ये जो पहले चैनल जो डिस्कशन हाँ वो तो कहीं नहीं, देखिए, जैसे ही जो जरांगे पाटिल यहाँ आने से पहले हमारी तीनों की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री स्वयं थे, मैं था, अजीत दादा थे, हमारी 3-4 बार बैठक हुई है। अभी ये बैठक होने के बाद, चर्चा होने के बाद, एडवोकेट जनरल, कई लोग जो एक्सपर्ट हैं उनसे सबसे बात करने के बाद ही तो जीआर निकला है। ये सब कमेटी को जो वहाँ भेजा है, वो सब बात करने के बाद, हमारे में चर्चा होने के बाद सरकार ने वो जो जीआर निकाला है ना, तो बात बिना बातें किए कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आपको एडिक्वेटली कंसल्ट किया था आपको? हाँ, हम लोग बैठे थे ना साथ में। सर, पर अभी जीआर जो निकला है उसमें ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मराठा लीडर्स एक आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि इससे कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है, और यही जो जीआर है जो आपने दिया था 2024 में, उसी का एक वर्जन है। देखिए, ये जीआर पूरा पढ़ा मनोज जरांगे पाटिल ने, सबके सामने पढ़ा ना, और सब एक्सपर्ट लोगों को भी पूछा, उनके कई एक्सपर्ट्स थे, एडवोकेट थे, सभी लोगों को पूछ के पढ़ के बताया, उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद ही तो वो उन्होंने आंदोलन पीछे लिया है। तो जब मेरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी ऐसा आंदोलन किया था, उस वक्त भी जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन मैंने कहा ना अभी, और जस्टिस शुक्रे कमेटी ने कमीशन अपॉइंट किया था, और उसके ज़रिए मैं बताऊंगा कि लगभग 4.5 लाख लोग काम कर रहे थे। 2,58,00,000 हाउस होल्ड का सर्वे किया था, सबसे बड़ा सर्वे किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंस में आप कमीशन गठित कर सकते हो और सर्वेक्षण कर सकते हो, उसके आधार पर हमने किया। और फिर जब मराठा समाज जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है,
ये प्रूव हुआ, कमिटी आयोग ने प्रूव किया, तब हमने विशेष सेशन बुलाया, सेशन बुला के उसमें 10% आरक्षण दिया ओबीसी का, कहीं कम नहीं करते हुए, तब भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ उसमें। 48 लाख लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स मिले, कुनबी 10 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिए, उसमें से कुछ कई लोगों की वैलिडिटी हुई है, तो उसका लाभ मिल रहा है और इसका भी लाभ मिलेगा। और ये जो हमने किया है वो ये जो सर्टिफिकेट इशू करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको थोड़ा इजी किया है हमने, थोड़ा क्योंकि गांव लेवल पे जो एक दूसरे को जानते हैं कि कौन क्या है, किसका व्यवसाय क्या है, कौन खेती करता है, कि उसका रहन सहन क्या है, उनका परंपरा क्या है, वो उसमें जो एफिडेविट करेगा मैं कुनबी हूँ और उसका कहीं ना कहीं कुनबी प्रमाण पत्र किसी ना किसी का हो गांव में, या मैंने पहले कहा कि पुरखों का, या तो उनको ये आसानी से मिलेगा और उसमें ओबीसी का कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, उनका आरक्षण कम नहीं होगा। ओबीसी का भी हम किसी को दे रहे तो किसी और अन्य समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भूमिका सरकार की पहले से रही है। भुजबल जी नाराज है, कल वो मीटिंग में भी नहीं आए। भुजबल जी को भी हमने बताया था, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, वही इसी में। हाँ, भुजबल जी को भी हमने, ऐसा नहीं कि मराठा मुख्यमंत्री जी, और OBC नहीं मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं अजीत दादा, तब भुजबल जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि ये जो सर्टिफिकेट देने की प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सुधार रहे हैं, और इसमें जो 2001 में शुरू हुई उसके रूल्स 2012 में शुरू हुए, रूल्स बनाए। रूल्स में क्या है, एक जिसका किसी रिश्तेदार क्या गांव का या किसी का भी सर्टिफिकेट हो या डॉक्यूमेंट्स हो तो उसका आधार लेकर उसकी जांच करे, इंक्वायरी करे, उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट दे जाए। ये तो रूल्स 12 में है, वो तो सिर्फ मराठों के लिए भी नहीं, अन्य समाज जाति के लिए भी है, तो उसका ही इस्तेमाल किया है। इसलिए कानून के दायरे में रहकर ही ये नियम। लेकिन अब उनको लगेगा कि हमारे अब ज़्यादा कुनबी लोगों को अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको लगेगा कि हमारे में से शेयर जाएगा, तो अब वो अगर एजिटेशन पे आ गए, जैसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन आज तो कुछ नागपुर में तो एजिटेशन जो है उनका वापस लिया है उन्होंने, नागपुर का और किधर का पता नहीं मुझे शुरू है, लेकिन नागपुर का तो पीछे लिया उन्होंने। लेकिन जो हमने किया है वो रूल्स के हिसाब से किया है, कानून नियम और जो प्रोसेस है उसको किधर भी वायलेट नहीं किया है। इसलिए वो जो जीआर है, वो जीआर को निकालते वक्त ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखी है, सरकार ने ध्यान में रखी है। शिंदे सर, आपने पिछले साल की बात की, वाशी में पिछले साल आपने और जरंगे पाटिल ने दोनों ने साथ में गुलाल उड़ाया था। तो सर ये पिछले 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जरंगे पाटिल को वापस प्रोटेस्ट करना पड़ा, और आपने जितना काम किया वो काम से पाटिल सेटिस्फाइड क्यों नहीं हुए, और जिस तरह का काम पाटिल अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं उससे आप सहमत है? क्योंकि ये यहीं पे स्टॉप होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ मराठवाड़ा के मराठा कुनबी लोगों का एक एडजस्टमेंट किया, मराठवाड़ा का ही मेन इशू है उनका, क्योंकि बाकी मराठवाड़ा जो हैदराबाद का शासन था तभी निजाम शाही, तब वो मराठवाड़ा ही उसमें इंक्लूड था, और इसलिए जो हमने जब वासी में उनको जाकर मिले तब एक जो नोटिफिकेशन दिया था अधिसूचना, तब उन्होंने वो भी पढ़ी थी पूरी। अभी इसके बाद में अभी जो है हैदराबाद गैजेट, सातारा गैजेट और सभी लोगों को एक साथ औंध था, और सभी लोगों को, मराठवाड़ा के लोगों को एक साथ ओबीसी में डालो, ये ऐसा नहीं कर सकते। उनको कहा हमने कि ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी होगा, ये कानून के कोर्ट में नहीं टिकेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि उसको समय दिया है, आप जांच करो इसकी और एक्सपर्ट लोगों को बातचीत करो। जो नहीं कर सकते हैं, देखिए क्या है, हमने जो कहा है वो किया है। मैंने कहा था कि इनको आरक्षण देंगे, मैंने सौगंध खाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो तुरंत हमने जस्टिस सुक्रे कमीशन का गठन किया। मैंने कहा ना अभी इतने बड़ा सर्वे किया,
तो 10% आरक्षण दिया वो आज शुरू है, उसका लाभ मिल रहा है। नहीं, 10% आरक्षण, EWS अलग है, हमने SCBC दिया है। तो जो हमने कहा है किया है। अभी ये जो है हैदराबाद गैजेट वाली बात है, हैदराबाद गैजेट वाले पूरा जो है उसको किसी ना किसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हैदराबाद को भी हमारे जो जस्टिस शिंदे कमेटी गई थी वहाँ पर, वो भी वहाँ पर जांच कर रहे थे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिल रहे क्या। अभी क्या ब्रिटिश ज़माने में जैसे रिकॉर्ड्स रखते थे वैसे इतने रिकॉर्ड्स वहाँ पर मेरे ख्याल से वैसे मेंटेन नहीं किए, तो उसको काफ़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। सर, ये एक्सपर्ट्स वही बोल रहे हैं और कुछ लीडर्स भी वही बोल रहे हैं। विनोद पाटिल जी भी कल कह रहे थे कि ये GR जो निकला है यूजलेस है, दैट्स द वर्ड ही हैज यूज्ड। तो उनका देखिए कहना अभी है क्या कि- है वो, इसमें भी बहुत ही अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आंदोलनकर्ता लोग हैं। अभी किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। अभी जो हम तो सरकार है, सरकार जो है नियम के अनुसार ही करेगी, कानून के अनुसार ही करेगी। किसको क्या लगता है, किसको क्या लगता है वैसे तो नहीं कर सकती। तो जो GR है, ये GR का फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा, OBC को कोई भी नुकसान नहीं होगा बिल्कुल। और ये GR का जो प्रोसेस है, ये जो रूल्स है 2012 हमने नहीं किए हैं, वो कई सालों से चलते आ रहे हैं। नया कुछ हमारी सरकार ने नया कुछ उठा के दिया ऐसा नहीं है। सर, तो आपको लगता है मराठा इशू आपने इतने सालों का जो डेकेड्स का इशू था फाइनली सेटल कर दिया? मुझे तो लगता है कि और अभी तो सेटल कर दिया है। अभी नया नया कोई डिमांड करे तो उसके लिए तो लेकिन जो इतने कानून के दायरे में जो है वही करेंगे और अन्य समाज का नुकसान नहीं करेंगे हम। इतने दशकों से चल रहा था और कई बार रिजोल्यूशन का प्रयास हुआ, 2018 में भी हुआ, फिर last 2018 में भी दिया था रिजर्वेशन। जो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, 16% दिया, कोर्ट ने 13 और 12 किया, और वो हाईकोर्ट ने भी वैलिड किया, हाईकोर्ट में हमने डिफेंड किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में जब गया तब सरकार बदल गई थी, मुख्यमंत्री दूसरे थे, और जो हाईकोर्ट ने वैलिड किया था और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वहाँ पर कुछ एविडेंस हो या जो भी कोर्ट को ये मराठा समाज सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड कैसे है ये उनको प्रूव करना, ये उसमें कुछ कमी हो गई, खामियां हो गई। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पहले मराठा समाज ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है ये प्रूव करो, इसलिए जस्टिस सुक्रे कमेटी का गठन हुआ। ये तो वही मेरा कहना है कि फाइनली यही एक सोल्यूशन था जो आप फाइनली दे सकते थे और आपने दे के मामले को खत्म कर दिया है, दिया है। सर, ये जब भी प्रोटेस्ट चल रही थी कभी CM सर ने कमेंट किया था कि हमें पता है कि ये इसके पीछे कौन है, तो आपको भी सर लगता है कि दिस वाज अ जेन्युइन थिंग और ये खुद से डिमांड आई कि किसी ने मतलब ऐसी बात थी कि कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, जैसे CM सर का कमेंट था, तो उस पे सर व्हाट डू यू फील? नहीं, सपोर्ट क्या है, अभी इसमें तो कई सब MLA जो है, कई लोग, कई MLA, सब पार्टी के MLA भी जाके उनको मिले। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई, क्योंकि उनके आंदोलन के बारे में वो कुछ गलत कहना, हम कहेंगे कि विपक्ष का सपोर्ट था, विपक्ष कहेगा हमारा सपोर्ट था। विपक्ष ने अभी तक, मैं ये कहूँगा कि अभी तक कितने राजनीतिक नेता हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, कई लोग हो गए। तो ये जो मसला है इससे पहले भी हल हो सकता था, नहीं करने की कोशिश की। तो जो हमने शुरुआत की है, देवेंद्र जी ने दिया था, फिर मैं मुख्यमंत्री, जब वो खारिज हो गया, जब मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी के थे, जब मैं CM बना तो फिर हमने दिया है, वो लागू है अभी। तो हमारा इरादा साफ है, किसी को देते समय किसी को गलत देना या कानून के दायरे से बाहर देना वो सरकार नहीं कर सकती है, और किसी दूसरे समाज का निकाल के देना वो भी सरकार नहीं कर सकती है। हम और किसी को ऐसा झूठा आश्वासन देना वो भी हम नहीं करेंगे। वो कुछ लोगों ने किया है, अभी तक करते करते आए हैं, अभी वही लोग टीका टिप्पणी करते हैं। जब मीटिंग बुलाते हैं हम, जब यहाँ पर तो बोलते हैं बाहर, जब चर्चा में बुलाते तो आते नहीं।
फिर डबल भूमिका नहीं करनी चाहिए। मराठा समाज का सपोर्ट है तो सपोर्ट है बोलो, विरोध है तो विरोध है बोलो। सर लेकिन ये पूरी प्रकरण में जितना आंदोलन हुआ है, स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि जरंगे पाटिल का जो रवैया रहा फडणवीस के लिए ज़्यादा आक्रामक रहा है और आप लोग के लिए बहुत मायने रहा है, उसमें आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसी को एक ऐड करता हूँ इसी में। आज भी उन्होंने कहा कि आपका प्रेज करते हो, आपको तारीफ करते हैं, लेकिन फडणवीस जी को बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो नहीं, देखिए ये तो क्या है, किसी ने भी कोई भी आंदोलन करता हो, सरकार सरकार है, हम सब एक है, हमारी टीम है, तो कोई भी निर्णय अकेले मैंने भी नहीं लिया था उस वक्त, अभी देवेंद्र जी ने भी अकेले नहीं लिया है, हमने सबने मिलकर लिया है। तो आंदोलन करता भी है, उसने भी आंदोलन, तो लोकशाही में आंदोलन करना डेमोक्रेसी में अधिकार है, लेकिन उसका भी स्टेटस होना चाहिए, डिग्निटी रखनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये हर आंदोलनकर्ता ने उसका तो पालन करना चाहिए। ये क्रेडिट का क्या बात है? ये क्रेडिट वाले हम लोग के विपक्ष के लोग नहीं है, क्रेडिट लेने वाले। क्रेडिट श्रेयवाद की लड़ाई हमारी नहीं है। विपक्ष कह रहा था संजय राउत जी कह रहे थे उस दिन कि शिंदे साहब सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलनकर्ताओं को। अरे वो संजय राउत तो जागते उठते सोते मैं ही दिखता हूँ, उसको क्या करूँ मैं, उसको क्या करनी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ। आपको ये लगता है कि ये पूरे होने के बाद वो तो क्या है, हमारे मोदी जी को गाली देता है, उधर सामना में लिखता है, छापता है मोदी जी के खिलाफ, अमित भाई के खिलाफ, और ये इधर यहाँ के लोगों के लिए अच्छा बात करता है, तो अभी मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? कल जैसे क्या कल किया था। हाँ, ये क्या, वो उसको कहते हैं ना क्या, लोटा जो है ऐसा, उसको ये नहीं। विदाउट बेस। अचानक से सॉफ्ट क्यों दिख रहे हैं सर कौन? संजय राउत जी बीजेपी के लिए यहाँ लोकल, वो क्या है, फडणवीस जी यहाँ के के लिए लीडर्स के वो एकनाथ शिंदे को कैसा तकलीफ होता है, उसको ज़्यादा उसका कोशिश रहती है, लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसको सीरियसली लेता नहीं मैं। हम पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 महीने में अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या इस पूरे आंदोलन का इम्पैक्ट पोलराइजेशन के तौर पे इलेक्शन में भी होगा? हर जगह पे मराठा वर्सेस नॉन मराठा तरीके का कुछ चीज़ हमें महाराष्ट्र में दिखेगा? नहीं, देखिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, और ये लोकल बॉडी इलेक्शन जो है इस पर इसका असर नहीं होता है। लोकल इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट के ऊपर होता है, पार्टी के ऊपर नहीं होता, तो इसका कोई असर कोई इलेक्शन पे हार या जीत में नहीं होने वाला है। और ये जो आंदोलन हुआ है, ये भी इसका कोई परिणाम जो है ऐसा इलेक्शन में नहीं होगा। तो इलेक्शन की बात है, तो क्या महायुति तीनों पार्टियां साथ में ही ये इलेक्शन लड़ने वाली है? और मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ हाँ। कि ठाणे जो आपका है, क्या आप वहाँ पे बीजेपी के साथ शेयर करेंगे? मुंबई में बीजेपी और आपकी पार्टी साथ में लड़ेगी, किस तरीके से होगा सिचुएशन? क्यों ठाणे को ही पूछ रहे हो आप? और नहीं, महाराष्ट्र को पूछो ना। और पूरे महाराष्ट्र में हम सब महायुति अलायंस में लड़ने वाले हैं, मुंबई से लेके सब जगह पर। मुंबई में कैसा होगा सर? अलायंस, गठबंधन। शेयरिंग मतलब ऐसे? अरे अभी तो टाइम है ना चुनाव में, अभी तो कैसे बताऊँ? कब हो रहा है सर? हो जाएगा अभी दिसंबर तक, दिसंबर। सर ये क्वेश्चंस ये दोनों या और भी लोग जो बार बार पूछ रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि जो सबसे बड़ी जो 8-9 महीने में जो दिख रही है खामियां, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉन्फ्लिक्ट जो दिख रहा है, कोलिशन में होता ही है कॉन्फ्लिक्ट, पर आप लोगों के बीच जो जैसे बहुत सी कैबिनेट मीटिंग्स में आप नहीं रहते हैं या ऐसा पब्लिक है। मीटिंग्स में ये सिर्फ आपका देखने का नज़रिया बदल गया है, हमारा नहीं। हमारा काम वही चालू है। अभी कैबिनेट में मैं जब नहीं था, तो कैबिनेट में मैं जब आ रहा था उस दिन बारिश हो रही थी, थाना से ही मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, यहाँ पर पानी भर गया, लोगों के घर में पानी भरा। तुरंत मैंने थाने कमिश्नर को बुलाया, स्पॉट पे मैं वहाँ था। वहाँ से आगे आया, भांडुप में लैंडस्लाइड हुआ था, मुंबई के कमिश्नर को बुलाया मैं। आते आते फिर मैं मिट्टी रिवर में गया, मिट्टी रिवर के यहाँ से कुछ लोगों को शिफ्ट किया था, उनको जाके मिला, और NDRF वगैरह सब वहाँ टीम काम करे। तो ये ऐसा कोई कैबिनेट में
गैर हाजिर रहना, ऐसा कोई हम लोग साथ में हैं, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हमारी टीम काम कर रही है। 2022 और 24 कल देखिए हमारे कितने निर्णय लिए हम, 23,000 करोड़ के मेट्रो, इसके उसके सब डेवलपमेंट के लिए। आप जब मुख्यमंत्री डेवलपमेंट में क्या उभरा, आप पूछते ही नहीं कुछ, खाली कोई पॉलिटिक्स है। पहले ये समझ लेंगे, ये 2022 और 24 में आप जब मुख्यमंत्री थे, तब के एकनाथ शिंदे जी डायनामिक अभी भी है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट क्वेश्चन इज अभी क्या आपको बीजेपी आपकी खूब तारीफ कर रही थी। आपको क्या डाउट है क्या? बीजेपी आपकी खूब तारीफ कर रही थी, उनके केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री, उनका कार्यकर्ता, सब कुछ। शाइना जी भी तब थी बीजेपी में, पर अभी जो चेंज हुआ है, जब आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था, नहीं किया था, वो हमें नहीं पता, डिप्टी सीएम होने के बाद क्या बीजेपी आपको साइडलाइन कर रही है? कैसा आपको लगता है कैसा? मुझे तो नहीं लगता है। हमारा काम शुरू है। मैं तब सीएम था, तब दोनों डीसीएम एक टीम बनकर काम करते थे। आज देवेंद्र जी सीएम है, हमारी टीम काम कर रही है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आप देखिए हमारा एजेंडा क्या है? डेवलपमेंट। हमारा एजेंडा महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है। हमारा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है और कुर्सी का भी एजेंडा नहीं है हमारा एजेंडा यही है, जिन्होंने लैंडस्लाइड बैंडेड दिया है उनका काम करना। और ये महाराष्ट्र को आज लोग पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये एजेंडा जो है महाराष्ट्र को आगे लेके जाना, जैसे मोदी जी का विकसित भारत 2047 है, वैसा हमारा है। रोज़ मीटिंग हो रही है हमारी, अभी 29, 35 और 47, ये 3 स्टेज में हम काम कर रहे हैं। और आपकी छोटी सी बात थी गार्डियन मिनिस्टरशिप की 2, हाँ, वो भी नहीं मान रही। अरे वो हो जाएगा ना, क्या बात है उसमें, क्या है सरकार में। लेकिन उससे कुछ रुका भी क्या काम? सरकार का काम तो रुका नहीं है, चल रहा है सरकार का काम। सरकार का काम मीन्स क्या? लोगों का काम, डेवलपमेंट। आज देखिए कितना, आज मेट्रो के काम रुके पड़े थे। आप क्या है, आप जो मीडिया, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, मीडिया को क्या रहता है? ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन हमारे में कोई ब्रेक नहीं है, हम सब बराबर काम कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर जो थे पहले महाविकास आघाड़ी में, उसको हमने हटा दिए। स्पीड ब्रेकर हटाने वाली बात जो है, जो आप बोल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, मतलब प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आप लोगों ने अप्रूव कराए, लेकिन सर पिछले अभी आपने समृद्धि में आपका बहुत बड़ा पार्ट था जब आप MSRTC के हेड थे। सर पिछले साल 1.5 साल में महाराष्ट्र के रोड्स की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। आप पर्टिकुलरली थाना में तो और भी हालत ख़राब है। आपने थाना शहर में, बाहर तो थाना शहर में नहीं, थाने के बाहर हो गए। बाहर तो भिवंडी, थाने शहर में तो अच्छे रास्ते हैं। हाँ, मुंबई नासिक। समृद्धि तो आपने बना दिया है, लेकिन नासिक आगरा हाईवे जो है, मतलब उसका तो 2 साल से बिल्कुल काम स्टक पड़ा हुआ है। आपने वो एक और एक प्रोजेक्ट किया था, रोड कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ, वो भी इन ए सेंस उसमें भी बहुत सारा काम का जो पेस है वो स्लो है। तो ये क्योंकि आप के पास इन चीज़ों का अभी चार्ज नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि इसके वजह से थोड़ा काम में नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब सीएम बन गया तब मैंने देवेंद्र जी ने, हमने चहल को बुलाया, जब चहल कमिश्नर था। मैंने कहा है मुंबई के जो रास्ते हैं सब क्यों हर साल खड्डों में से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्यों एक्सीडेंट होते हैं, क्या है? तो मैंने कहा कि हमें सब कंक्रीट करने हैं, तो क्या दिक्कत है क्या? बोले नहीं। बोले तुम्हारा क्या? बोले हर साल 50 किलोमीटर करते। बोले क्या रूल्स है क्या 50 किलोमीटर करना? क्या कानून में कुछ लिखा है BMC के? तो बोले नहीं। तो पहली बार मुंबई के 100% रोड्स कंक्रीटाइजेशन के करने का निर्णय हमने लिया। आज लगभग आधे से ज़्यादा काम शुरू है। अभी बारिश के बाद फिर शुरू होगा। अगले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर पूरा मुंबई पॉटहोल फ्री हो जाएगी। ये 100% मैं बता रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था उस पर, हम लोगों ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट में BMC का ही डेटा था, हाँ, कि 50% कंक्रीटाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल पॉटहोल की संख्या ज़्यादा है। BMC का डेटा।
तो अगर कॉन्क्रीटाइज हो रहा है ना। तो 50% हुआ है, तो कम से कम पॉटहोल कम होने चाहिए। नहीं pothole ज़्यादा कैसे? देखिए, अभी काम करने के लिए जब काम कंप्लीट होने तक थोड़ी तकलीफ होती है, काम कंप्लीट होने के बाद 100% लोगों को राहत मिलेगी। सर लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क में थोड़ा क्वालिटी ऑफ वर्क में इशू बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। क्वालिटी ख़राब होगी तो उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर लेकिन हम लोग देखते हैं जांच ये होता है कंप्लीट होने के बाद देखो ना, रोड पूरे कंक्रीट होने के बाद देखो। क्योंकि सर अगर कहाँ आपको, आप देखिए कैसा है, मीडिया के लोग भी जब कभी कुछ कहीं पर काम खराब होता है तो उसको भी दिखाते हैं, वो भी दिखाइए, उसके ऊपर एक्शन लेंगे हम। बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि किया हुआ काम एकदम बड़ा 100% सही है। अगर गलत है उसको एक्शन करेंगे हम, जेल में डाल देंगे उसको। मैंने 2-3 लोगों को जेल में डाला, ये इसको नासिक रोड पे जो काम कर रहे थे और मुंबई गोवा पे, बोले वो ये कॉन्ट्रैक्टर ने 10 लोग लगा के रखे हैं। मैं बोला बुलाओ, पकड़ के लाओ उसको। फिर 100 लोग लगा दिए उसने। सर ये थाना नासिक जो हमारा दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, उसका कोई डेडलाइन है कि बिल्कुल, अभी देखिए थाना का जो थाना से जो माजीवाड़ा से लेके आगे पड़घा तक, जैसे समृद्धि हाईवे जहाँ जॉइंट हो रहा है वहाँ तक रोड जो है अभी 8 लेन का हो रहा है। उसका काम लगभग पूरा होने जा रहा है, कई पैच में बाकी है। तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी बात है, जो नासिक हाईवे है आगे का, उसको भी ये अगले इसमें फेज़ में लिया जाएगा। दूसरा, ये जो मुंबई में आपने कहा कि जो पोर्टल की बात, अभी जो ये बांद्रा वर्सोवा ये सीलिंग बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम शुरू है। वर्सोवा टू भाईंदर, भाईंदर से विरार, विरार से आगे वो भी सीलिंग हो रहा है। मतलब वेस्टर्न की जो ट्रैफिक है, गड्ढे वड्ढे सब, वो तकलीफ़ कम हो जाएगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस जो है, जो फ्रीवे है, फ्रीवे जहाँ उतरता है वो छेड़ा नगर का चौक है ना, छेड़ा, वहाँ से उसको एलिवेटेड करेंगे हम और सीधा सर्विस रोड से मेडियन में से लेके जाएंगे थाना आनंद नगर का एंट्री है, वहाँ से साकेत से गायमुख से कोलशेत से गायमुख और गायमुख से सीधा हम अहमदाबाद को जाते हैं फाउंटेन होटल। ये बाहर से जाएगा सब, पूरा रिंग रोड। तो उससे भी काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। दूसरा, GMLR कर रहे हैं यहाँ पर टनल, और थाना टू बोरीवली उसका काम शुरू हो गया है टनल का। जो बोरीवली जाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा लगेंगे ऐसे, तो 20 मिनट में थाने से बोरीवली जाएगा, उसको भी कराया हमने। वो MMR का रिंग वाला प्लान आपका 2029 तक का प्लान है? हाँ, ऑन शेड्यूल है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं उससे पहले होगा। डिले होता है। नहीं देखिए, अभी कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अभी आप वैसा नहीं होगा, क्योंकि कोस्टल और अटल सेतु, कोस्टल को तो बिफोर टाइम किया। कुछ MMRDA के जो मेट्रो के प्रोजेक्ट थोड़े डिले चल रहे थे, GMLR का हुआ डिले, GMLR का भी शुरू हो जाएगा काम। और दूसरा, अभी जो मेट्रो के बारे में मैं जब मेट्रो MMRDA के कमिश्नर को भी मैंने जब कहा था, अभी भी कहा कि मैंने मेट्रो के काम जो शुरू है उसमें आप मैन पावर ज़्यादा लगाओ, मशीनरी ज़्यादा लगाओ और उसको बिफोर टाइम करो, उनको इंसेंटिव देंगे हम। तो अभी वो तेज़ी से चल रहा है। मेट्रो 2, मेट्रो 7, मेट्रो 2A 7, मेट्रो 3, मेट्रो 4, इसका काम ज़ोर से चल रहा है। मेट्रो का नेटवर्क अगर हो जाएगा ना कंप्लीट, पहले तो 337 किलोमीटर का था, अभी मुंबई MMR का अभी लगभग 450 किलोमीटर हो जाएगा मुंबई MMR का। तो ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिलेगी तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का हमारी कोशिश है। सर, ये जो प्रोजेक्ट्स अभी आपने बताया, फॉर एग्जांपल कोस्टल रोड फेज 2 जो वर्सोवा भाईंदर है,
सो ये कितना एनवायरमेंटली वायबल भी है, बिकॉज द बीएमसी हैज आल्सो पुट आउट अ प्रपोजल कि 9000 मैंग्रोव्स कटेंगे, एंड ओवर द लास्ट 2 years हम लोगों ने देखा है कि मुंबई में, स्पेशली इन साउथ मुंबई, फ्लडिंग का इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया, एंड मैंग्रोव्स एक्ट लाइक बफर फॉर फ्लडिंग. सो हाउ आर यू प्लानिंग टू कीप दिस? नहीं, देखिए हम लोग जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट का ख्याल रख के करना है हमें. जैसे अटल सेतु आपने जब ये बताया है मैंग्रोव्स की बात, तो अटल सेतु जब हुआ तब वहाँ फ्लेमिंगो थे लेफ्ट साइड में जाने के समय, तो कुछ लोग एनजीओज ने कहा कि फ्लेमिंगो गायब हो जाएंगे. तब हमने हमारे ऑफिसर से बात की, एनवायरनमेंट के कई लोग थे उनसे बात की, कुछ टेक्नोलॉजी हम क्या ला सकते हैं. तो वहाँ पर हम रिवर सर्कुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया और काम करते समय नॉइज़ बैरियर का इस्तेमाल किया. आपको मैं बताऊंगा, जिन्होंने कहा था कि फ्लेमिंगो जाएंगे उनका ही रिपोर्ट हमने मंगाया. फ्लेमिंगो कम नहीं हुए, फ्लेमिंगो बढ़ गए. तो ये मैंग्रोव्स का भी आपने बात किया है कि मैंग्रोव्स भी कम नहीं होने चाहिए. इसके लिए भी हम कुछ पॉलिसी ला रहे हैं यूडी में कि मैंग्रोव्स का कोई भी, किसी की ज़मीन में भी मैंग्रोव्स है ना, कोई उसका मालिक भी है, उसके ज़मीन में भी मैंग्रोव्स है, तो मैंग्रोव्स की कटाई होती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसको कुछ हम इंसेंटिव दे सकते हैं क्या? तो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पॉलिसी हम ला रहे हैं, और वो मैंग्रोव्स को हम फॉरेस्ट को दे देंगे तो मैंग्रोव पार्क हो जाएगा. तो जैसे हमने यहाँ पर किया है नवी मुंबई में, आपको समृद्धि हाईवे का भी मैं बताऊंगा कि जो हमने कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया है. वो वाइल्ड लाइफ सब ये थे, तो वहाँ पर 300 अंडरपास और ओवरपास किए, लेकिन उनको जंगल का फील आना चाहिए, उसके ऊपर 300 करोड़ खर्चे किए. अभी आपको यकीन नहीं होगा, अभी भी ओवरपास में से जैसे पहले एनिमल जाते आते थे वैसे वो लोग महसूस कर रहे हैं. तो ये जो है प्रोजेक्ट करते समय एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना, ये प्रायोरिटी है हमारा. बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं होगा. सर, एक शहर के बीच में एक नदी बहती है, काली मीठी रिवर. काली नदी, काली है सर. हाँ काली, वो देखा है मैंने जाके. मतलब कुछ है उसका कुछ फ्यूचर, मतलब इतने साल से हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं उसको, और वो और गंदी होती जा रही है. देयर इज नो इन साइट में कोई सोल्यूशन उसका दिख नहीं रहा है कुछ ठीक होगा. मतलब डू यू थिंक कि कोई मेगा लेवल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ कुछ करा जाए कि शहर के बीच से एक साफ नदी बहे? कोई भी, हर डेवलप्ड कंट्री में नदी एटलीस्ट साफ रहती है, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है. पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए, और उसके लिए अभी हमने शुरुआत करी है, और उसके 3-4 फेज़ में उसका काम शुरू है. वहाँ के लोगों को शिफ्ट करना, वहाँ चौड़ाई करना, और जितने भी लग कर ले, अभी मैं वो दिन तो गया था वहाँ पर जब लोगों को शिफ्ट किया था, तो मीठी रिवर को प्रायोरिटी में लिया है. अभी कुछ लोगों ने पहले काम किया था, उनकी जांच पड़ताल शुरू है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ. इंक्वायरी उसको शुरू है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है उसको पूरा करना. और आपके उसमें टाइम फ्रेम है 3-4 साल तो लगेंगे. ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 3-4 फेज़ में करेंगे हम. आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आज कितने साल हो गए बीएमसी को, 15, 20, 25 साल में एसटीपी भी नहीं है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था. हम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में पहले उसको हाथ में लिया. 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो गया है, 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे. अभी विदाउट ट्रीटमेंट पानी समुद्र में जा रहा है, काला काला एकदम पोल्यूटेड. अब ट्रीटमेंट हुआ पानी जाएगा. ये भी तो किया है, रोड का ही नहीं किया है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी किया है. सर, जब से ये इंटरव्यू शुरू हुआ है आप हमेशा कह रहे हैं कि पिछले वाले लोग, मतलब अभी भी आपने कहा कि जो हमारे पहले जो थे ना, तो मेरा ये सवाल है कि आप उनका नाम नहीं लेते, मतलब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो भी है आप. अच्छा, वो लोग क्या उनका नाम लूं क्या मैं? क्या ये जो वो लोग तो मेरा नाम लेते हमेशा. ये जो कड़वा उनको क्या, सोते उठते जागते मेरा ही नाम. तो
तो ये कड़वाहट कब तक नाम का रहेगी? जब चालू रहता है। ये कब दूर होगी? देखिए या नहीं क्या होगी? है उसमें, क्या हुआ है पास्ट में उसके जताने में, हमको क्या करना है, प्रेजेंट फ्यूचर में क्या करना है, उसके ऊपर काम करते। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। कितनी आप देखें, जब मैं मुख्यमंत्री बना तभी से रोज़ सरकार गिरेगी, आज गिरेगी, एक हफ्ते में गिरेगी, 15 दिन में गिरेगी। कितने ज्योतिष लोग आए थे, मैं बोला कोई तो अच्छा बड़ा ज्योतिष लाओ, उसका सही तो करे वो कुछ, लेकिन सरकार तो गिरा नहीं, सरकार चलते रहा। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर, आरोप लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। मैं तो काम करते गया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने हमें मैंडेट दिया, विधानसभा में दिया ना, 232 सीट्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि लोग काम को पसंद करते हैं। गाली गलौज आरोप ये वो सब तो लोग उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को काम में इंटरेस्ट है। और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला मैं हूँ। और नाला सफाई में कौन सा मुख्यमंत्री गया था बताओ? डीप क्लीन ड्राइव करने के लिए कौन गया था? मैं गया खुद। रोड कभी मुंबई के धोते समय कोई देखा है? इससे पोल्यूशन भी नीचे आया था। इसमें क्या है, लोग बोलते थे उस टाइम क्या ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? बोले फिर क्या घर में बैठने का काम मुख्यमंत्री का है क्या? हम गए साइड पे, लोग आ गए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई। क्या चलो सीएम आए हैं, ये साफ़ सफाई हो रही है, वो जो सफाई कर्मचारी मोटिवेट हो गए। उसमें इतना फ़ायदा हुआ कि सफाई कर्मचारी जो जिनकी कॉलोनी है उसमें भी मैं गया, जो मुंबई को साफ़ करते हैं उनकी हालत क्या है। तो वहाँ पर थोड़ी असुविधा थी, तो उनको भी सुविधा देने का काम हो गया। तो कभी दोस्ती होगी कि नहीं? किसके साथ? हमारी काम के साथ दोस्ती है, डेवलपमेंट के साथ दोस्ती है। ये हो सकती है वापस? देखिए अभी हमारा रास्ता हमने चुन लिया है। बॉम्बे में रास्ते, डेवलपमेंट छोटे रास्ते हैं, 2-3 रोड है बस, ये सब ऊपर जाते नहीं, हैं। तो बड़े रास्ते भी हो जाएंगे क्लस्टर डेवलपमेंट में। अभी क्लस्टर डेवलपमेंट हाउसिंग की नई पॉलिसी हमने लाई है। क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है आप सुन लो, आपको भी पता चले। को पूछते हैं लोग क्या है क्लस्टर डेवलपमेंट। थाने में मैंने पहले शुरू किया। क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, एमिनिटी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसको इकट्ठा करो 10, 20, 50 बिल्डिंग को, ग्राउंड मिलेगा, गार्डन मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, सब मिलेगा, खुला हवा मिलेगा, वेंटिलेशन मिलेगा। ये क्लस्टर थाना में शुरू किया है। थाना में थाने कारपोरेशन और सिडको मिलकर किया है। अभी मुंबई में ये रमाबाई कॉलोनी का शुरू काम 17,000 घर का काम अभी शुरू हो जाएगा। 4-5 हज़ार लोगों ने खाली किया है। कौन कर रहा है? SRA और सिडको, सॉरी सिडको नहीं, SRA और MMRDA। तो पूरी तरह वहाँ पर एमिनिटी मिलेगी और तब बड़े रास्ते हो जाएंगे। सर, ये क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिटिकल क्लस्टर डेवलपमेंट जो बीजेपी कर रही है ना, अभी सबको इकट्ठा ला रही है, उसमें तो आपको पानी दाना सब कुछ बंद कर रही है ना, स्वाद। ऐसा क्यों ऐसा सोच नहीं रहे लग हैं रहा है आप? आपको? नहीं ऐसा क्या, वो पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सपेंशन बीजेपी का हो रहा है, बाकी हो जो क्या, alliance हमारे मित्र partners- पार्टी है ना, alliance अलायंस partners- पार्टनर है हमारा, क्या प्रॉब्लम है? अभी मित्र पार्टी है इसलिए वो मोदी जी भी तो महाराष्ट्र को दे रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना महाराष्ट्र को। पर alliance मोदी की जी भी space है। महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, रेलवे के लिए, कौन सा अपना वंदे भारत के कितने शुरू किए, फ्लाईओवर के लिए, ये मेट्रो के लिए, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना। अलायंस पार्टनर्स की जो स्पेस है, जैसे इलेक्शन आपकी लीडरशिप में हुई थी पर आपको सीएम से डिप्टी सीएम आना पड़ा, अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आपको हमारी कितना हम space हम मिलेगा? देखिए As a partner? हमारा एजेंडा कुर्सी नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, हमारा एजेंडा जो है डेवलपमेंट है और लोगों के जीवन में कुछ तो बदलाव लाए, इसलिए लाडली बहन स्कीम हमने लाई। आज लाडली बहन स्कीम लोगों को फायदा हुआ ना, थोड़ा बोगस एनरोलमेंट भी हो गया था। वो तो ठीक है ना, हो गया, उसको निकाल देंगे, वो तो निकाल देंगे।
2.5 करोड़ में थोड़ा होता है आगे पीछे, वो निकल जाएगा, उसके ऊपर जो भी है वो। लेकिन एजेंडा क्या है? महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करना, और डबल इंजन की सरकार मोदी जी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें में हम जा उलझते नहीं हैं। सो अभी इलेक्शंस तो आ रहे हैं, ऐसे बड़ी पोल से 2-3 महीने में हो जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला आपका कुछ तो रहेगा इस बार की। लास्ट टाइम विधानसभा में जैसे आपने कुछ फॉर्मूला बनाया था, तो इस टाइम कैसे रहेगा? क्योंकि ठाणे आपका गढ़ है, जहाँ जहाँ जो जिसकी जिसकी ताकत है वो गणित समीकरण वहाँ हो जाएगा। महायुति गठबंधन में लड़ना है, ये तय है। तीनों पार्टी है, ये तय है। MNS राज ठाकरे ये में अभी महायुति में अभी वो नहीं है ना। नहीं, जैसे कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो क्या? तो अभी चुनाव आप उनके यहाँ बार जा रहे हैं ना, जैसे बार तो वो भी तो हमारे पास आ रहे ना। सर जो बीच में मराठी का एक मुद्दा ये क्या है? देखिए, इसके पास जाना आना, ये ऐसा कुछ हर समय उसका राजनीतिक अर्थ निकालना गलत है। ये पॉलिटिक्स में तो ठीक है ना, पॉलिटिक्स में क्या चुनाव होने के बाद भी दुश्मनी थोड़ी कायम रखनी है, तो ठीक है, चलते रहता है। एक वो डेवलपमेंट का खत्म करने के पहले बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं रोड पे, मेट्रो पे, शानदार रोड बन रहे हैं। हाँ, एक चीज नहीं, कोस्टल अच्छा बना कि नहीं? बहुत अच्छा अटल सेतु अच्छा बना, समृद्धि अच्छा बना। मैंने इस मेट्रो के बारे में मैंने एक बार गया भी है, फैंटास्टिक है ना, एकदम वर्ल्ड क्लास है। थैंक यू। जो आपका मेट्रो का स्टेशन लगता है कि आप एयरपोर्ट में घुस रहे हैं, पूरा का पूरा एंड टू एंड। पर तो ऐसा बोलेगा तो अच्छा लगता है। जो सही है बताते हैं, जो नहीं है वो तो फिर। एकता जी, मैं भी 40 साल का बनने होने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, ओके। और मैं बचपन से देख रहा हूँ पूरा नारायण पॉइंट में जब बारिश होती है, मतलब 1-1 घंटा के लोग खड़े होते हैं बस के लिए, हाँ, भीग रहे हैं। और ये अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इंडिया फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। बस के लिए कुछ 1000 करोड़ नहीं लगेंगे आपको बस बढ़ाने के लिए, और हम जानते हैं कि क्यों नहीं हो रहे, बट मतलब आप वहाँ पे 30,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, 1,000 करोड़ नहीं, बस का संख्या बढ़ाना ना। हाँ, अभी इट कॉस्ट नथिंग कंपेयर्ड। नहीं, वो तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बस आ रही है, बस को काफ़ी 2-3 हज़ार 4,000 बसेस आ रही है, ST में भी आ रही है, BST में भी आ रही है। और उसमें हमने एक ऐप भी डेवलप किया है, अभी खड़ा रहना पड़ेगा नहीं। और ऐप में गाड़ी किधर है, कहाँ तक आएगी, पर 10 मिनट में आएगी तो 10 मिनट रुकेंगे, जल्दी आने वाली होगी तो रुकता है, नहीं तो आदमी चले जाएगा, उसका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। लेकिन मेट्रो जब हो जाएगी, मेट्रो तो काफ़ी ये जो लोड है BST के ऊपर का, बस के ऊपर का, कम होगा उसमें। और हम और पॉट टैक्सी भी कर रहे हैं हम अभी BKC में, उसको BKC में पॉट टैक्सी कर रहे हैं। और ये पॉट टैक्सी मुंबई में भी करने का हमारी कोशिश है, पॉट टैक्सी के ऊपर से चलती रहे, तो उसको चलेंगे। BKC में पहले शुरू करेंगे। आप 1000 करोड़ का ऑर्डर कोई भी टाटा मोटर जो 1000 बड़े बस दिए है ना ऑर्डर बाबा, अटक जाते ना वो। नहीं अटको ना रहे। आपका EV का जो बस था, हाँ, वो मेगा इंजीनियरिंग बना नहीं पाए। नहीं वो भी दे रहा है सर। 10 उसको सारा सप्लाई कर देना था 2024 तक, अभी 23 तक। नहीं, उसकी संख्या 10% भी नहीं हुआ। नहीं ज़्यादा, अभी बीच में स्लो था, अभी उसने कहा नहीं, वो अनवायबल हो गया आपके प्राइस में। नहीं अटक गया था ना। नहीं, काफ़ी अभी उसने शुरुआत की है, उसकी मैं जानकारी लेता हूँ, ऐसे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन बस बढ़ाना करेंगे हम लोगों को रुकना नहीं पड़े, ऐसा करेंगे। सर लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना जिसका कैपेसिटी ही नहीं था, मतलब आपको नहीं लगता है कहीं गलती हुई? उसके पास कैपेसिटी नहीं थी और हमने 5000 बसेस का नहीं, लेकिन अभी हाल का लेटेस्ट मुझे जानकारी नहीं है। लेटेस्ट जानकारी लेने के बाद अगर देखता हूँ क्या है। ये बहुत इजी सोल्यूशन होगा एक जी, खाली बस अभी आप शॉर्ट टर्म इमीडिएटली हो जाएगा। हमारे खुद इंडियन कंपनीज के पास कैपेसिटी होगा बनाने के लिए। अभी EV को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपन। EV में फोकस। शिंदे सर, जब आपने पिछली बार सेना को स्प्लिट किया था, तो बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों के दिमाग में भी एक बात थी कि आप ये कर पाएंगे क्या नहीं, आप
स्टेट चला पाएंगे कि नहीं। पर आप एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिशियन आप ग्रो किए, इन द सेंस आपने बहुत लोगों को पैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सरप्राइज किया आपके पॉलिटिकल एक्यूमेन और स्ट्रैटेजी से। बहुत सारे लोगों का ये भी क्या मानना है कि लाड़की बहन योजना ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ये गवर्नमेंट को वापस लाने में। सर वो पूरी स्कीम स्ट्रैटेजाइज करने के बाद जब आपको ये पता चला कि आप सीएम नहीं बन रहे, वो उस चीज़ का आपके दिल में अभी मलाल है कि मैंने इतना कुछ किया ये गवर्नमेंट को वापस लाने में, बट जो इम्पोर्टेंट सीट थी वो मुझे वापस नहीं मिली? नहीं, मैंने कहा ना कि हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है। मैंने खुद ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को फ़ोन किया, मोदी जी को मैंने खुद फ़ोन किया कि आप एनडीए के नेता हो, हमारे भी नेता हो, आप जो निर्णय लेना है ले लो, मैं आपके साथ हूँ, शिवसेना आपके साथ है। हमारा एजेंडा कुर्सी नहीं है। जिन्होंने कुर्सी पे बिठाया है ना, उनका सवाल क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसको ढूंढना और हल करना। इसलिए वो क्या, कुर्सी तो आती जाती रहती है, पद तो आते जाते रहते हैं, आते जाते वापस आते, क्या है उसमें डरना। और मैं इतना ही है कि मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र के जो लाडली बहन है 2-2.5 करोड़, वो उनका एक लाडला भाई, ये आइडेंटिटी मुझे मिली। अभी मैं एक जगह पर गया था गणपति में, और जब गया तो वो भी नाम नहीं बताऊंगा, जर्नलिस्ट ही है, उनके घर में काम करने वाली वो महिला थी। जैसे उसको मालूम पड़ा कि मैं आया हूँ तो उनके भाभी जी को बोला कि सर को मैं मिल सकती हूँ? बोले हाँ आ जाओ। तो उसने मेरे को आई, मिली, पैर छुआ। बोले अरे क्या हुआ? बोले नहीं, आपने वो पैसे शुरू किए, उसके वजह से मैंने मेरे पैर का इलाज किया, मेरे बच्चों के लिए उसका फ़ायदा हुआ, घर परिवार मेरा भी ठीक चल रहा है। तो ये जो लाडली बहन स्कीम जो है, कई सक्सेस स्टोरी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो होने वाला नहीं, ये चुनावी जुमला है, कोर्ट में भी गए कई लोग इसको बंद करने के लिए, लेकिन हम लोग पूरी तरह डट के रह गए कि इसको शुरू रखना है। तो इंस्टॉलमेंट भी डाले, फिर बोले आचार संहिता लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट में बंद हो जाएगा। तो वो भी हमको ये पता था कि ये कुछ विपक्ष करेगा, तो उस समय के भी पैसे हमने एडवांस में डाल दिए। अभी उनको पूरा भरोसा हो गया कि इसके अंदर हमें पैसे मिलेंगे, और क्यों नहीं देने का। ऐसे कितने लोग हैं गरीब लोग, क्योंकि आज उनको खुद के पैसे, खुद के साइन से वो निकाल सकती है। एक जो एम्पावरमेंट की बात है, और उनका सम्मान भी बढ़ गया, घर में भी बढ़ गया, समाज में भी बढ़ गया। तो आपने जो कहा है, ये बहुत बड़ा समाधान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो लोग आती है, मुझे मिलती है, राखी बांधती है। ये पुण्य का काम है ना, ये बहुत सेटिस्फेक्शन है। ये जो दानशूरवीरता का है, आप में है वो पहले से, उससे अभी अजीत दादा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार कैसे, स्टेट कैसे चलाए, स्टेट कैसे चलाए, क्या फाइनेंशियल बर्डन है ऐसा वो हमेशा। अरे बाबा, ये देखिए, ये बड़ा स्टेट है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है, हम काम करते हैं, जीएसटी बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, ये सब करने के बावजूद भी हमने कोई वायलेशन नहीं किया है। एफआरबीएम जो 3% के अंदर रहना चाहिए, 2.76% पर हम है। इसका जीडीपी ज़्यादा है, सब कुछ है यहाँ पर। ये जो काम है, जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जिस कंट्री, जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ फास्ट है, वो महाराष्ट्र में है। अभी हमने अलग अलग, अभी कुछ प्रोजेक्ट हम बीओटी में कर रहे हैं, कुछ हैम में कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कर्जे पे कर रहे हैं।
50 साल के बाद चलो शुरू। तो आज आपको बताऊंगा मैं कि सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है पूरे कंट्री के अंदर। नंबर में कि वैल्यू में? वैल्यू में, नंबर में भी 8 लाख 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आज शुरू है। अभी देखिए ना, प्रोजेक्ट को सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, सब कुछ लगता है, उसके ऊपर अलाइड इंडस्ट्री डिपेंड है, ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जीएसटी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये पैसा जो है इकोसिस्टम, ये अर्थव्यवस्था में ही आता है पैसा। अभी लाडली बहनों का पैसा भी अर्थव्यवस्था में ही आया है। हाँ बताइए जी, एक चीज जैसे पिछले 10 सालों में मोदी जी का एक लार्जर फिलॉसफी रहा है पैसे देने के मामले में। मोदी जी हमेशा, जितना उनको सुना है, जितना उनके बारे में लोग लिखे हैं, तो वो कहते हैं कि सबको पैसा मत बांटिए, आप साधन बनाइए उनको पैसे कमाने का। लेकिन आप देखेंगे गुजरात के अलावा, गुजरात ने अभी तक किसी को ऐसा स्कीम नहीं दिया जहां पैसा दिए हैं। वो स्टेट के अलावा महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सबने ये लाडली बहन और लाडकी बहन का जहां पैसे दिए हैं। तो लार्जर फिलॉसफी आपका क्या है कि स्टेट में लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, उसके साधन बन जाए, या आप पैसे देते रहें? बिकॉज पैसा देना वैसे तो जैसे बहुत ज़रूरी है, बहुत गरीब लोग हैं, जैसे कोविड में आपने दिया तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जैसे बेरोजगारी के लिए भी फिर पैसे दे दें। डिमांड्स तो बेरोजगारी के लिए नहीं, यहाँ पे नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टेटों ने वो हाँ। भी किया हुआ है, बेरोजगारी के लिए पैसे दिए। तो आपको लगता है कि दिस इज अ गुड पॉलिसी? नहीं, देखिए हाँ। हमने जो पैसा दिया है 1500 रुपया, आज 1500 रुपया का क्या किया है उन्होंने? खर्च नहीं किए, बैंक में डिपॉजिट नहीं रखा है, उन्होंने उसको मार्केट में लाया है। आज मैं बताऊंगा कि कुछ बहनों ने एक ग्रुप बनाया है 10 लोगों का। नागपुर में मैंने देखा, पूना में देखा, 50 लोगों का, 100 लोगों का क्रेडिट सोसाइटी बनाई उन्होंने। अभी कुछ बहनें हैं साथ में होकर उन्होंने छोटा साड़ी बेचने का काम शुरू किया, पूजा का सामान बेचते थे, उसको बढ़ा दिया। अभी मैंने एक देखा कि एक लाडली बहन का लाड़की बहन चाय स्टॉल, अभी उसमें उसका पूरा परिवार काम करता है। 1000 रुपया 1200 रुपया पर डे का इनकम है, खर्चा निकाल के 500-600 रुपया बचेंगे। ये तो पूरे पैसे जो है चलन में आते हैं ना। ये कई सक्सेस स्टोरी है, उनको खुद के पैरों पे खड़ा करने का ये काम ये 1500 रुपये में हुआ है। तो क्या उनको स्वावलंबी बनाना, ये भी तो उनको छोटा मोटा व्यवसाय बिजनेस में आना, ये भी तो अच्छी बात है ना। ये अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है। तो ये बांटना हो, आप बोल रहे हो बराबर है, बांट के लोगों को एकदम बिंदास्त करना वो मकसद ठीक नहीं है। लेकिन ये सरकार के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके छोटे मोटे व्यवसाय में उसका फ़ायदा हो रहा है। कुछ बच्चों की फीस भरते हैं, कुछ इलाज करते हैं, क्या है सब उसमें, कुछ व्यवसाय में डालते हैं। कई सक्सेस स्टोरीज़ है। अभी मैं बताऊंगा कि जब हमारे गणपति था पिछले साल में, तो एक ऐसी बहन थी, उसने कुछ आरती का सामान लिया, 3000 रुपये मिले थे उसको आरती का सामान लिया और 3000 को 10,000 मिल गया उसको, तो 7000 बच गए और फिर 10,000 का और उसने और अपना इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है, इसमें वो भी हुआ है कि सिर्फ पैसे लेके खर्च करना वो नहीं हुआ है। शिंदे जी, मेरा एक और हाँ। सवाल है कि आपने कुणाल कामरा का स्टैंड अप देखा कि नहीं, कि बहुत आउटरीच हुआ था, आपके पार्टी के कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ की, और पहली बार ऐसा लगा कि जो हम 90 के दशक में शिवसेना देखते थे आक्रामक थी, वैसा व्यतीत हुआ। तो क्या आप देखते हैं कि आप पब्लिक डोमेन में इतने साल से रहे, पॉलिटिकल सटायर की इस समय कोई जरूरत नहीं है देश में?
नहीं, उसमें हमने क्या किया है? तोड़ फोड़ किया था आपके कार्यकर्ता। अरे बाबा, अभी क्या है, थोड़ी मुझे मालूम है कभी तोड़फोड़ हुई। और मैं ऐसे तो कितने लोग आरोप करते हैं, कितने लोग मेरे ऊपर बात किए 2.5 साल 3 साल में, तो सबको मारते पीटते घूमता मैं। अभी कुछ कई जगह पे ऐसा कार्यकर्ता लोग, लेकिन मैंने डांटी भी दिया उनको। नहीं होना चाहिए सर। नहीं तो कुणाल कामरा अगर वापस ये- आएंगे मुंबई में, हाँ। तो क्या शिवसेना के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे या Allowed जो अभी उसको छोड़ दिया है, क्या करने है उसको? सर सेशन के टाइम अभी उसको क्या पकड़ के बैठे? सर, ये बिहार का चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है और वहाँ पे वोट चोरी का ऑपोजिशन का एक अभियान चल रहा है, और एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। अब आपने सरकार बनाई है, उसके ऊपर हमने सब वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उनका आरोप है। अभी आप इस पे क्या बोले, क्योंकि सारा आरोप आ रहा है महाराष्ट्र की इतनी सरकार ऐसे बन गई, इनकी मेजोरिटी। आपको एक बात मैं बताता हूँ, ये हमारी लाडली बहन ने जो वोटिंग किया है ना, उनके हस्बैंड ने भी वोटिंग किया है, उनके रिश्तेदार ने भी वोटिंग किया है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ गया है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ गया है। तो ये सब उनका भी अपमान है जिन्होंने हमको वोट दिया है, ये लोग भी ध्यान में रखेंगे बराबर। और जब वो जीत उनको हासिल होती है तब बोले सब ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, वोटर लिस्ट भी ठीक है, फिर वोट चोरी नहीं है। लोकसभा में हमने कहा कि वोट चोरी किया उन्होंने, लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें मिली कि नहीं? 30 सीटें मिली ना, बराबर ना? तो तभी हमने कहा कि इधर ये वोट चोर है, हमने नहीं कहा। फेक नैरेटिव फैलाया, संविधान खतरे में है। क्या आप बताओ, संविधान कोई बदल सकता है? रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, SC ST का, क्या उसको कोई ख़त्म कर सकता है? स्टेट लेवल पे किसको अधिकार है? वो भी कहा उन्होंने। सर, लेकिन वो फेक नैरेटिव। सर, वो नैरेटिव वर्क कर गया। हाँ, कर गया। अभी वोट चोरी का नैरेटिव कहीं वर्क कर गया तो अरे वो वोट देने वाले लोग जो है ना, ये वो तो सोचेंगे हमने वोट दिया और हमको वो कहते चोर, तो उनको बराबर दिखाएंगे लोकल बॉडी में। सर जैसे मराठा का इशू अभी हुआ, और जब जीतते हैं वो, जब ये लोकसभा की बात छोड़ो, तेलंगाना में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, तभी क्यों नहीं बोलते हो? तभी चुपचाप बोलते हैं चुनाव आयोग भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब हारने के बाद बोलते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी एडवाइस करते हैं। और ये पीएम को बोला गया स्टेट जो मंच से वहाँ पे, क्या? उनके कार्यकर्ता जो बिहार में बोले प्रधानमंत्री को। हाँ, वो तो बहुत ही गलत, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके प्रधानमंत्री जी के माँ के ऊपर बोलना, ये तो बहुत ही निंदाजनक है। और ये ठीक है ना, मोदी जी के ऊपर कितने बार बोल रहे हैं, कितना आरोप लगा रहे हैं, कितनी बार उनको क्या क्या कह रहे हैं। मोदी जी तो सहन करते हैं, मोदी जी देखते भी नहीं। खाली मोदी जी देखेंगे भी तो भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन देखते नहीं। मैं कहते हैं ना, कहावत है, हाथी चलता है अपनी चाल, आगे का नहीं बोलता हूँ मैं। लेकिन उनके माँ को इस राजनीति में खींचना, उनका कोई संबंध नहीं है। उनका बेटा प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी उन्होंने जताया नहीं। एक सरल गृहिणी के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया, समर्पित किया। ऐसे माँ के बारे में ये कहना, ये तो पूरे देशवासियों के माताओं का अपमान है। और ये हमारी देश की संस्कृति है, हमारी परंपरा है। लड़ो ना साथ में, आगे सामने सामने। उनको क्यों बीच में ला रहे हो? मतलब कोई मुद्दे ही नहीं आपके पास क्या? मुद्दे ही नहीं बचे, अभी फिर झूठे झूठे आरोप लगाओ। मोदी जी के ऊपर कितने आरोप लगाते हो? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सैनिक हमारे भारतीय सेना के ऊपर सवालिया खड़ा किया। कितने ड्रोन गिरे, कितने मिसाइल गिरे, कितना नुकसान। अरे कितने सैनिक मरे, कितना अटैक किया पाकिस्तान ने 26/11 का, मुंबई का हमला, कितने लोग मारे गए। सैनिक लोगों का मुंडी गर्दनें काट कर पाकिस्तान लेके जाते थे। ये देखते थे वो लोग, जब भी सरकार थे उनकी। पूछते हैं उसका हिसाब? नहीं पूछते। ये काय का देश प्रेम है? ये मोदी जी को गाली देना, हमारे सेना के ऊपर ये करना, आरोप लगाना, ये काय का देश प्रेम है?
पाकिस्तान में उनके नाम की चर्चा होती है, उनको खुश लगते हो। ये तो पाकिस्तान वाला प्रेम है, और ये तो बहुत ही गलत है। माँ को उनका निंदा करना और उनको राजनीति में, बिहार में तो अभी देखिए, मैं मोदी जी के बारे में हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आज उसमें 11वें से 5वें, 4थे, 3रे पे ला रहे कि दुनिया में बहुत तकलीफ है। कई देशों की जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। ऐसे परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर करना, सत्ता की ओर ले जाना, ये बड़ी बात है कि नहीं है? तो उनके बारे में अच्छा मत बोलो, बुरा तो मत बोलो। अभी तो क्या जीएसटी के बारे में, क्या जीएसटी का फायदा विपक्ष नहीं लेगा क्या? अभी तो उनको तो अभिनंदन करना चाहिए, नहीं करेंगे। उसमें भी कुछ तो खुराक निकालेंगे, कुरापत। आज कितना बड़ा निर्णय हुआ है, बिहार इलेक्शंस के समय जो निर्णय लिया है। इलेक्शन वगैरह जाने तो लोगों को फायदा होगा ना। दिवाली तो अच्छी जाएगी। वो 5%, 12%, 18%, 28% वाले 2 ही स्लैब रखे अभी, 5% और 18%। तो आम लोगों को फ़ायदा होगा उसमें, छोटे मोटे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। आपका जीएसटी रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा? नहीं होगा। देखिए क्या है, आप टैक्सेशन कम करते हो। जैसे हमने कोविड में प्रीमियम और स्टैम्प ड्यूटी कम करी थी, उससे रेवेन्यू बढ़ गया। यहाँ पर कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ेगा और उसका फ़ायदा ही होगा। अर्थव्यवस्था को जो आत्मनिर्भर बनाने की ओर, ये बहुत बड़ा कदम है। और ट्रम्प का टैरिफ को थोड़ा पर्याय जो है, उनके बारे में बोलिए। क्या बोलेंगे उनके बारे में? दोस्त नहीं ट्रम्प टैरिफ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि 25%, किसके भी दिल में आया 25% बढ़ा दिया, दूसरे दिन दिल में 50% बढ़ा दिया। सर आप शिवसेना के फ्यूचर को अभी कैसे देखते हैं? मतलब आप आर्ग्यू उबाटा वाली प्लान है? उबाटा वाले? नहीं, आप अपनी वाली। अच्छा, आपका प्लान है शिवसेना को महाराष्ट्र से बाहर भी लेके जाने का? और दूसरा सर, आपका ये कश्मीर फैसिनेशन क्या है सर? मतलब आप काफ़ी कश्मीर जाते हैं। कश्मीर मुझे पसंद है बहुत। आपके एक गाँव और एक कश्मीर, नंदनवन है वो। हाँ, गाँव और कश्मीर काफ़ी लग रहे हैं वहाँ पे। दरे और कश्मीर। गाँव और कश्मीर। गांव में देखिए, गांव में मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। गांव में जाता हूँ मैं, तो हर बार जाने के बाद अलग अलग जो पेड़ है, ट्री प्लांटेशन है। मेरे यहाँ पर हजारों, खेती करने के लिए क्या मनाही है? वहाँ मैंने एप्पल भी लगाया है, हर एप्पल के झाड़ बड़े हो गए। स्ट्रॉबेरी तो है ही है, लेकिन अलग अलग प्रयोग मैंने किया है। वहाँ पर जो नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है लोगों को, वो भी आवाकड़ू लगाया है। वहाँ पर आगरवुड लगाया है, वो बहुत ये है। चंदन की पेड़ है, काजू है, सब कुछ है। मैं जाता हूँ, मुझे सुकून लगता है, अच्छा लगता है मुझे गांव जाने में। कुछ लोग गांव नहीं जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो मैं गांव जाता हूँ। तो गांव जाने की क्या तकलीफ है? गांव अपने जाने में क्या हर्ज है? मैं गांव जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, कश्मीर जाऊँ, तो उनको चिंता हो जाती है सबको। तभी उसे मैं क्या कर सकता हूँ? कई बार लोग बोलते हैं कि आप दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो गांव तुरंत जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, मैं तो वहाँ खुश होता। आपके पत्रकार लोग वहाँ मिलते ही है मेरे को सब। आप ही को चेज करते करते पहुँचते हैं वहाँ। नहीं, उनको मैं बोल देता आ जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो कुछ छुपती थोड़ी बात है। और मुझे एक आनंद मिलता है उसमें। गांव में अपनी मिट्टी है, तो क्या मैं गांव जाऊं, दिल्ली जाऊं, तो तकलीफ इनको हो जाती है। हाँ, दिल्ली का पेट में दर्द हो दिल्ली में भी जाता है। आप जाते हो, वहाँ पे किसी को मिलते हो तो यहाँ हाँ, पे तो शुरू हो यहाँ जाती है। तकलीफ हो जाती है। तो सच में वैसा होता है? मतलब कुछ आप नाराज होते तो दिल्ली जाते हैं बात करने? अरे ऐसा क्या था? नाराज हो क्या? दिल्ली क्या कुछ शांति का ठिकाना क्या?
बट आपकी पार्टी का फ्यूचर का भी आप थोड़ा सा बात करिए उसमें। पार्टी देखिए, अभी हमने ये विधानसभा चुनाव में लोकसभा में भी हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, वोट शेयर ज़्यादा है। विधानसभा में हम 80 सीटें लड़ी, 60 सीटें जीत गए, ये स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। लोगों ने एक्सेप्ट किया है पार्टी को और हमारे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, काम को एक्सेप्ट किया है। जनता सब कुछ तय करती है, हम कुछ भी बोले उसमें कोई दम नहीं होता है, यहाँ करेंगे वहाँ त्याग करेंगे, वो नहीं। ग्रोथ आउटसाइड महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के अंदर अभी सब जगह हमारी पार्टी है, पूरे सब जगह। कश्मीर में मैं गया था, वहाँ बड़ी मीटिंग हो गई। कश्मीर में गया, अभी क्यों गया था मैं, अभी क्या बर्फ़ नहीं थी, अभी वहाँ पर हमारे जो 1000 लोग, जो सांगली के जो पहलवान डबल महाराष्ट्र केसरी जो है चंद्रहार पाटिल, उसके 1200 लोग थे पहलवान, उन्होंने आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था कश्मीर में और जम्मू में, आर्मी हॉस्पिटल में। मैंने भी ब्लड डोनेट किया। तो वहाँ के आर्मी के लोग पहली बार देखा उन्होंने कि ऐसा कोई हमारे लिए कर रहा है। तो ये तो आपको मालूम है, वो कश्मीर के बारे में वो नहीं पूछते आप ये शाइना जी को आप बीजेपी से लेकर आए, ऐसे भी आप और कुछ एक्विजिशंस करेंगे? देखिए, हमारी मित्र पक्ष है, पार्टी है, यहाँ रहे वहाँ रहे, एक ही बात है। चलो काम करते हैं, उसमें क्या है, यहाँ रहा एक ही बात है। अच्छा, एक इशू आप बिहार की जो बात कर रहे थे, एक सोच ये है कि बिहार में जो इलेक्शन का बात हो रहा था, एंड में वेस्ट बंगाल इज द टारगेट, कि वेस्ट बंगाल में देयर इज अ प्रॉब्लम, सिटीजनशिप का प्रॉब्लम है। तो आपका पूरा बिगर पिक्चर वेस्ट बंगाल के बारे में आपने कुछ क्या सोचा है, क्या कुछ राय है वेस्ट बंगाल में? वहाँ पे बहुत बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं, सेम है, कम? बांग्लादेशी को तो यहाँ से देश में से निकालना चाहिए, ये तो किसी ने भी उनको पनाह नहीं देनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल में क्यों हो रहा है, मतलब नया नहीं है, तो मतलब सेम सीपीआईएम के टाइम से चलते आ रहा है कि? तो अभी देखो, ये सब वोट की राजनीति हम करेंगे तो हमारे देश के लिए खतरा है। जैसे मराठा इशू अभी इस महीने हुआ, जुलाई में मराठी प्रोटेस्ट हुआ था मराठी के लिए, और अभी वो हो गया बहुत ना। तो अभी फडणवीस जी ने बिल्कुल फिर भी कहा है अभी क्या कमेटी फॉर्म हो चुकी है, बात हो रही है, और फडणवीस जी क्लियर कर दिया था कि ट्रायलिंगुअल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा महाराष्ट्र में। तो आपका इस पर क्या ख्याल, क्योंकि मराठी शिवसेना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो? मराठी तो वो तो हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना इसी के लिए तो शुरू की, मराठी लोगों का मान मरातब रहे। फिर शिवसेना जैसे बढ़ी, इसकी व्यापकता बढ़ गई, हिंदुत्व, गर्व से कहो हम हिंदू है, पहले बोलने वाले बाला साहब थे। तो अभी सब लोग जो रहते हैं यहाँ पर, बरसों से रहते हैं, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। लेकिन मराठी जो है, महाराष्ट्र में मराठी जो है वो तो अनिवार्य है ही है। और हिंदी का इम्पोजिशन हो रहा है, ऐसा एलिगेशंस या फिर ऐसे इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ उसके लिए, तो आपका इस अभी मैं बताऊं कि जब हिंदी के बारे में पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कई निर्णय लिए थे, हमने तो हिंदी एक ऑप्शनल रखा है, हिंदी भी चलो, ये बाकी इंग्लिश। लेकिन पहले जो है उसका रिकॉर्ड हम देखेंगे तो हिंदी को अनिवार्य करने वाले हम नहीं थे, दूसरे थे, अभी जो आरोप लगाते वो। तो आपको लग रहा है ये दोनों भाई साथ में आ जाएंगे ठाकरे से? अच्छा है ना, खुशी आना चाहिए। नहीं, पर उसका कुछ माहौल बदलने में कुछ फर्क हो सकता है? महायुति हमारी मजबूत है, महायुति ताकत से लड़ेगी, जीतेगी, काम के बलबूते पे। अभी जो मराठी का मुद्दा निकला, तो ये जो साउथ मुंबई है, आज ही आपके एक राज्यसभा एमपी ने एक लेटर लिखा है कि साउथ बॉम्बे में प्रोटेस्ट करने के लिए मनाही की जाए। एज अ शिवसेना लीडर जो हुतात्मा चौक का इम्पोर्टेंस जानता है, क्या आपको लगता है ये सही डिमांड है कि? नहीं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि ये जो भी आज़ाद मैदान में वो तो परमिशन मिलता है वहाँ पर आज़ाद मैदान,
लोगों को आंदोलन से किसी को और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी एक SOP बननी चाहिए, पुलिस और कानून व्यवस्था सब ठीक रहनी चाहिए, ये उनके पत्र में है। ये बाकी लोगों ने तो उसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया कि ये मराठी लोगों के खिलाफ में कोई लेटर दिया है, आंदोलनकर्ता के खिलाफ में दिया है, मराठा के लिए खिलाफ में दिया, ऐसा नहीं है वो। Why is the railway infrastructure keeps failing every time during monsoon to serve its commuters? I mean, this time it was like 100 Western Railway trains were cancelled and whole harbour and central line were suspended. Will there be a solution, permanent solution for this? नहीं, बारिश क्या है, अभी एक ही एक महीने का बारिश 2 दिन में गिरेगा। कितनी 200 ml ना, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, इतने समय में, कम समय में बारिश एक बार गिरता है तो थोड़ा तो तकलीफ होता है। ये सिस्टम जो पुरानी है उसको हमें और बढ़ाना चाहिए, उसका स्कोप बढ़ाना है, वो ज़रूरी है। इसका परमानेंट, ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक लास्ट जो है एंडिंग, करप्शन के बारे में कुछ कहेंगे? करप्शन के बारे में अभी काफ़ी सुनते हैं कि इट्स क्या करप्शन? करप्शन जनरली जो करप्शन करेगा वो जेल में जाएगा। आपको सुनने में आ रहा है करप्शन इज नॉट, यू नो, मतलब लोअर लेवल से इट्स अ प्रॉब्लम महाराष्ट्र में? नहीं, करप्शन देखिए क्या है, हमारी भूमिका सरकार की यही है कि लोगों को तुरंत सेवा मिले, कलेक्टर लेवल पे काम हो जाए। इसलिए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 डेज़ का प्रोग्राम लिया, 150 डेज़ का प्रोग्राम लिया है। उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और तुरंत उनका काम भी हो रहा है। करप्शन कहाँ होता है? जब भी लोगों को डिले होता है तब। और करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करप्शन के जो करेगा वो जेल में जाएगा। शिवसेना मिनिस्टर्स के ऊपर भी बहुत एलिगेशंस हुए, मिनिस्टर्स के ऊपर, शिवसाट जी के ऊपर एलिगेशंस हुए, स्पेशली सिडको लैंड, औरंगाबाद। लेकिन क्या है उसमें? उसकी मैंने भी जांच की है। क्या है, विपक्ष क्या करता है? आधी बातें बताता है, आधी छुपाता है। तो विपक्ष का आरोप करने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी गलत काम करे कोई भी मंत्री हो या आमदार हो या कोई भी हो, अलायंस की भूमिका यही है कि किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ी सरकार की इमेज पे थोड़ा डेंट हो रहा है, इससे जनता के बीच में परसेप्शन थोड़ा ये गलत जाता है? नहीं, हर जो मंत्री हो या विधायक हो, जो भी हो, हम जनता की वजह से बैठे यहाँ पर। इसकी सोच होनी चाहिए, हमें कैसा रहन सहन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो सोचना ज़रूरी है। और जनता के मन में सरकार के प्रति गलत भावना पैदा ना हो, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। और देखिए क्या है, सही में कोई गलत करे और प्रूव हो जाए तो वो सरकार में नहीं रहेगा। प्रूव हो जाए, आरोप तो विपक्ष तो लगाते रहते हैं। एक आध एग्जाम्पल तो फिर भी देना बनता है ना सर? हाँ, तो अभी क्योंकि उससे क्या होगा, जनता में जाएगा कि हाँ एक्शन है। एक्शन को रिएक्शन भी होता है। सर, अभी फिलहाल में इंडिया में ये काफ़ी बात चल रही है, मंदिर मस्जिद वाली, काशी मथुरा की बात जो हुई थी। आप बिल्कुल हार्डकोर हिंदुत्व के एडेंडेंट हैं। सर, इलेक्शन के बिल्कुल पहले आपने हाजी मलंग, मतलब आप तो काफ़ी दिनों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बिल्कुल पहले आपने वापस वो मुद्दे को आपने टच किया था। पिछले साल भर में महाराष्ट्र में बहुत छुटपुट कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या मत है? और हाजी मलंग दरगाह के इशू के बारे में आपका क्या स्टैंड है? मतलब वो नहीं, देखिए वो तो एक ट्रस्ट है, चैरिटी ट्रस्ट है, था, उसको वक़्फ़ में बदला कि उसको कन्वर्ट किया था। कोर्ट में लड़ाई शुरू थी,
उसको फिर से E60 जो सर्टिफिकेशन है उसको दिलाया, जहाँ सब लोग जाते थे, सभी जाति पाति के लोग वहाँ जाते, और उसका मसला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में होने के बावजूद उसको वक़्फ़ में डाल दिया था। तो ये वक़्फ़ में डालना गलत है। उसको जो नियम से है वो जो पहले था वैसे उसको फिर से किया है। तो ये चुनाव नहीं, ये बहुत सालों से चालू है वो मसला। वहाँ सभी लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। सर ये जो छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जालना में हुआ, डाउन में हुआ, कहाँ पर? पुणे में हुआ, डाउन में हुआ। नहीं, देखिए क्या है, अपने हर समाज के, हर जाति पाति के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के नियम, यहाँ के उसूल जो है, सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, उसको बनाए रखने में हर एक ने मदद करनी चाहिए। और हमारा यही है कि इस देश में हम रहते हैं तो देश प्रेम, देशभक्ति, देश के नियमों का पालन करें। यहाँ रह के कुछ पाकिस्तान की बोली बोलते तो वो गलत है। हमारे बाला साहब ठाकरे जी का वही था, किसी मुसलमान के खिलाफ, धर्म के खिलाफ हम नहीं, लेकिन जो देश प्रेमी हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, न कि पाकिस्तान के बारे में। अभी उसमें क्या ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा मैं, तो बहुत कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है, उदाहरण के तौर पर जाने दो। नहीं, बता दीजिए सर। बस, थैंक यू सो मच जी। आपने एक बार, आपने जब लोकसभा में आए थे तो मैं आपको एक बार पूछा था कि कमिट कीजिए कि हॉर्स राइडिंग का जो क्लब है, टर्फ क्लब में, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहाँ पे वो पार्क ही रहेगा। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, अभी भी वो सहमत वैसा ही। एंड द कोस्टल रोड में भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ओनली ग्रीन होगा। ग्रीन। अभी आपको मैं बताता हूँ, पहली बार महालक्ष्मी रेसकोर्स, महालक्ष्मी रेसकोर्स की जगह गार्डन के लिए लेना, क्या आपको लगता था कभी ऐसा होगा? नहीं। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तब उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया ये जो हार्ट ऑफ सिटी है, बड़ा ऑक्सीजन पार्क बन सकता है लोगों के लिए मुंबई में, क्योंकि बड़ी जगह है वो। तो बोले नहीं, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सब कितने सालों से बिल्डिंग हो जाएगी ना वो। हाँ, वो तो डर नहीं, वो कुछ बोल रहे थे जो बोलने वाले, जिन्होंने पहले शुरुआत की थी, बाद में वापस उसको बांध के रख दिया वापस। तो वो बोल रहे थे वही कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा देखिए अभी चल रहा है, चलने वाला, ऐसे नहीं है, ये मुंबई का जो है उनको थोड़ा तो कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे, तो कुछ बड़ा एक वर्ल्ड क्लास एक सेंट्रल पार्क करें हम लोग यहाँ पर। तो बोले फिर बातचीत होने के बाद में उनकी जितनी ज़मीन थी उसमें से 125 एकड़ ज़मीन सरकार ने ले ली, और जो अभी कोस्टल रोड है उसके जो खाली ज़मीन है वो लगभग 150 एकड़ ज़मीन का पट्टा है। तो 150 और 125 कितनी होगी? 300 के लगभग। इतना बड़ा सेंट्रल पार्क मुंबई में हम कर रहे हैं, उसको अंडरपास से जोड़ रहे हैं। वहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ओनली ग्रीन कंस्ट्रक्शन नहीं होगा।